हे गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों घड़ी में बज रहे हैं 11 और 11 से शुरू हो जाएंगे अब बज रहे 12, वो भी 60 क्वेश्चन के बाद में। तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विन क्लासेस पर। मैं नीरज, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी आने वाला है, तो फटाफट से आ जाइएगा। और नीरज मैम की एक्सप्रेस में अगर बैठना है तो फटाफट से आ जाओ और बैठ जाओ, क्योंकि अगर इधर है ना एक्सप्रेस, हाँ इधर बैठ जाना है, ठीक है ना। और अगर जो है क्या करना है, और अगर नहीं बैठे हो तो वो प्लेटफॉर्म पे रह जाएंगे, फिर अगली बारी का इंतजार करना। तो अगर रेलवे पार करना है तो इस एक्सप्रेस में बैठना ही बैठना पड़ेगा। रात का ये 11 बजे वाला कैप्सूल खाना ही खाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में कुछ बहुत खास यही कि प्रश्न देखो बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि सेल्सियस स्केल पर ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है वो संगत ताप क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला जिसमें आता है कि F-32/9 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो, यहाँ पे फ़ारेनहाइट सेल्सियस का मान दे दिया है दोस्तों 25, ठीक है। तो अब आराम से आप लोग जो है वो आंसर कर सकते हो। फटाफट से मुझे आंसर बता दो, क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे आंसर। बताओ फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से क्या आंसर रहने वाला है। 77 आ गया क्या? ये देखो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया, क्योंकि आपको बाहर निकाला 9 पंजे 45 और इधर प्लस माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, तो कितना आ गया दोस्तों 77। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से आप आराम से आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो सही जवाब क्या रहेगा 77। कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट आपकी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है। तो दोस्तों उपग्रह में भारहीनता कब होती है? शून्य गुरुत्व के कारण नहीं, द्रव्यमान केंद्र के कारण नहीं, उपग्रह की सतह पर जो है वो शून्य प्रतिक्रिया बल होता है। और शून्य प्रतिक्रिया बल लगेगा तो जब प्रतिक्रिया ही नहीं लगेगी तो हमको भार कैसे महसूस होगा, है? तो क्योंकि कोई चीज हमारे नीचे से हमें खींच रही होती है तो क्या होता है, हमको फील होता है वेट। अब वहां पे भारहीनता का रीजन यही है कि प्रतिक्रिया बल वहां पर क्या है दोस्तों, शून्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, यह परवलयाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है ना। तो निम्न में से कौन सी अचर रहेगी? तो दोस्तों कौन सा अचर रहेगा? गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा गेंद में होगी, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही है। चाल भी गेंद की होगी, है ना। फिर बोल रहे हैं कि वेग का ऊर्ध्वाधर घटक भी होगा, क्योंकि दोस्तों ये परवलयाकार से गति करे तो कोई ना कोई तो ऊर्ध्वाधर घटक इसका होगा ही होगा, पर इसका क्षैतिज घटक जो है वो रहेगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देखो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से मैसेज करने हैं, जल्दी मैसेज करने हैं। और वीकेंड बिल्कुल है और इसमें जो है आपको एक महान जो है हस्ती से मैं मुलाकात करवाऊंगी। मुलाकात इन द सेंस कि यहाँ पे जो विजेता है उसका बहुत खूबसूरत जो है फोटो आपके पास सामने जो है वो लाया जाएगा। परमाणु क्रमांकों का कौन सा युग्म जो है वो एस ब्लॉक तत्वों को प्रदर्शित करता है? एस ब्लॉक, दोस्तों एस ब्लॉक की बात करते हैं, मतलब कि दोस्तों एस ब्लॉक के अंदर दो ही तो चीजें हैं, हे ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, और फिर है क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोजे, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है, 7 नंबर पे आता है आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन आपकी अधातु होती है। और ऑल एस ब्लॉक आर मेटल, मतलब कि मैडम सारी के सारे एस ब्लॉक में क्या है, ये सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं। नाइट्रोजन आता है तो ये वैसे ही हो गया। 6 नंबर पे कार्बन आता है, कार्बन भी जो है वो अधातु है। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, जिसको हम लोग जो है हेलोजन के नाम से जानते हैं, तो ये भी नहीं होगा। 3 नंबर पे आता है लिथियम, तो ये देखो ये रहा लिथियम, ये एस ब्लॉक में आ रहा है, बिल्कुल सही है मैडम। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो क्या रहेगा, मैग्नीशियम यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब क्या रहेगा, डी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप मतलब कि लॉन्ग फॉर्म में अधातुओं को रखा गया है। दीर्घ रूप माने कि लॉन्ग फॉर्म के अंदर अधातुओं को रखा गया है। और अधातुओं की अगर बात करते हैं तो अधातु माने कि नॉन मेटल, और दोस्तों सारी की सारी नॉन मेटल जो है वो पी ब्लॉक के अंदर रखी गई है। एस ब्लॉक के अंदर दोस्तों धातु है, डी ब्लॉक के अंदर भी धातु है, और जो है एफ ब्लॉक के अंदर भी जो है धातु है। पर यहाँ पे देखेंगे ना पी ब्लॉक, इसके पास दोस्तों धातु भी रखी गई है, इसके पास ही दोस्तों उपधातु भी रखी गई है, और इसी के पास जो है दोस्तों क्या रखी गई है, अधातु भी रखी गई है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बी जो है वो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बैबित, है ना, माने की बात करें बबित जो है मिश्र धातु जो है वो मुख्य घटक उसके अंदर क्या होता है, एक नहीं मिश्र धातु जिसमें निकल नहीं, सीसा नहीं, टिन नहीं और तांबा नहीं। और सोचो कि आज अगर तुम अपने बाबू सोना से बात नहीं करके अगर ये क्लास देख रहे हो तो ये क्लास तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आज आप इस क्लास में
में नहीं होते तो आपको इस प्रश्न का आंसर कैसे मिलता। इसलिए कहते हैं कि देखो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात है कि अगर आप लोग रेगुलरिटी रखेंगे तो आपको सीरियसली दोस्तों बहुत फायदा होने वाला है क्लासेस से, ये मेरी गारंटी है। तो आपको क्लासेस को प्रॉपर देखना है रेगुलर बेसिस पे। अगला क्वेश्चन है कि आइसोटोन जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, आइसोटोन। और आइसोटोन को हिंदी में क्या कहा जाता है, आप सुनोगे तो आप अपने आप आंसर कर दोगे, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक। सम मतलब क्या होता है दोस्तों, समान, और न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वो है दोस्तों जो, क्योंकि आपको पता है A इक्वल्स टू क्या होता है, P प्लस एन होता है, और अगर आप n आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस P। मतलब कि आप न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, द्रव्यमान संख्या। आप न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संख्या, और जो है द्रव्यमान संख्या में अगर आप प्रोटॉन को घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो ऐसी राशियां जिसमें न्यूट्रॉन समान होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को, क्योंकि जैसे कि आज दिन की क्लास में भी सर ने कहा था कि भाई अगर रात की क्लास में आएंगे तो शेयर वेयर जो है, मतलब आपको किस्से कहानियां बहुत सुनने को मिलेंगे। एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए आपको कभी कभी लगता है ना कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं, बात को मेरी को बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिएगा। और अगर अभी तक आपको ये बात जो सुनने को मिलेगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी आपको शेयर करना चाहिए तो अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि अब जो मैं कहने वाली हूँ ना, बहुत खूबसूरत बात जो है वो मैं आपको कहने वाली हूँ। दोस्तों बात यह है दरअसल कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ना। आपको कभी कभी पढ़ाई करते वक्त ऐसा लगता होगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है ज़िंदगी में, सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में। तो मैं जब 10th क्लास में, मतलब मैं जब मेरे बहुत ज़्यादा, मैं पीक टाइम पे थी, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, उस वक्त पे मैं मेरी एक मैम थी जो कि 10th क्लास में मुझे पढ़ाती थी साइंस, है ना। तो देखो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम तो मैं कहूँगी कि कॉलेज के बाद चल रहा था, बट मैं मैम से बहुत कनेक्ट थी। मैम का नाम था संध्या आर्या मैम। तो मैम से जब मैं बात करती थी तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि देख नीरज, आज जो तू पढ़ रही है ना वो पढ़ा हुआ कभी ना कभी तो काम आएगा, है ना। तो तू ये मत सोच कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, ये बस करते जाओ, है ना, लगातार फोकस रहो और मेहनत करते जाओ। एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये बात मुझे संध्या मैम ने कही थी। अब उस वक्त मुझे नहीं समझ में, मुझे लगता था यार मैम ऐसे कह रही है रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिल ही तो नहीं रहा है ना। पर ठीक है, मैंने उनकी बात सुनी, समझी, और मैं फोकस रही और मैं बस स्ट्रगल लगातार करती चली गई। अब आज मुझे एहसास होता है आज के 3-4 साल बाद में कि सही में आपका पढ़ा हुआ, आप छोटी छोटी चीज़ें कहीं से भी पढ़ते हो, चाहे कहीं से भी दोस्तों, चाहे आपने ज्ञान, में नहीं कहती आप लोगों को कि ज्ञान आपको कहीं से भी मिल रहा है, वहीं से ही ले लो, है ना। मूवी में आपने कुछ चीज़ सीखी है, कहीं कोई रैपर आपने देख लिया, उसमें कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से आपने पढ़ा। इवन आप ये क्लास लेते हैं, है ना, तो क्लास अगर आप ले रहे हैं तो वो आपका पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं आपका काम आएगा, ये डेफिनेटली श्योर हूँ। तो कभी कभी लाइफ में ऐसे जब लो पॉइंट पे आते हो आप कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो जैसे मैं अपनी मैम की बात उस वक्त नहीं समझ रही थी, तो हो सकता है कि आज आप जो है वो नहीं समझ पाए इस बात को। बट मेरी बात याद रखना कि मैंने जैसे संध्या मैम पे ट्रस्ट किया, वैसे आपको जो है वो मुझ पे ट्रस्ट करना है, और मान के चलो कि जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी जो है वो खाली नहीं जाता है ना। आप कभी भी कुछ भी क्या भी पढ़ेंगे ना, वो हमेशा आपको एट द एंड आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं संध्या मैम की बात मान रही थी, वैसे आपको नीरज मैम की बात माननी है। हो सकता है एक दिन आप भी कैमरा के सामने खड़ा होके और आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसा कहें, या फिर किसी जो सुनने वाले हैं आपको उनको कहें कि देखो हमने नीरज मैम की बात मानी। और मैं सही कह रही हूँ दोस्तों, मैं हमेशा वही बात कहती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की है। आप लोग जो है इस बात को आज के 2-3 साल बाद में दोहराएंगे, और यही कह के दोहराएंगे कि नीरज मैम ने ऐसे कहा था, ठीक है। तो जैसे मैं संध्या मैम को थैंक यू कहूँगी, वैसे आप लोग जो है थोड़े टाइम बाद में अगर फोकस रहेंगे तो मुझे भी थैंक यू कहेंगे। अभी आंसर कर दीजिए। हाँ चलिए, तो देखो ये एक छोटा सा किस्सा था। मैं हर दिन अपने लाइफ का कोई ना कोई एक किस्सा आपको ज़रूर सुनाऊंगी। शायद आपको जो है जैसे मैंने सीखा तो वैसे आप भी सीख पाएँ। और शेयर फटाफट से कर देना है कि लैंडर्सबर्गर विधि का जो है संबंध जो है वो किससे है। तो दोस्तों लैंडरबर्गर विधि का संबंध जो है हिमांक अवनमन से नहीं, क्वथनांक के उन्नयन से है। याद रखना, क्वथनांक के उन्नयन से। अब तुम कहोगे मैडम जो नए नए आप क्वेश्चन लेकर आते हो वो हमें समझ नहीं आते, हम याद नहीं कर पाते। दोस्तों आप मत चिंता करो। ये जो डेली का कैप्सूल इसलिए बोलती हूँ कि कैप्सूल आप डेली लो, उससे क्या होगा कि उससे आपको चीज़ें जो है वो, मेरी गारंटी है, मेरा काम है उसको रिवाइज करवाने का। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलकर मैं लेकर आऊंगी आपके सामने, आपको याद आएगा यार हाँ एक ना एक दिन पढ़ा था। तो इस तरीके से आप रिकॉल कर लेंगे, बस आपको रेगुलर रहना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है जिनका एंटीबायोटिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो क्या है आपका सुपर बग है।
अगली बात करते हैं दोस्तों कि भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट को किस प्रमोशन यान द्वारा सफलतापूर्वक चंद्रमा पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों देखो, चंद्रयान की बात कर ले, चंद्रयान को जो स्थापित किया, मंगलयान पे भी वही काम किया गया। और दोस्तों उससे क्या कहा जाता है, पोलर, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय लॉन्चिंग व्हीकल है दोस्तों। आपके सैटेलाइट, जैसे कि आप अपने आप को सैटेलाइट मानो और आपको जो है कोई लॉन्च करेगा, जैसे बस से आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, मतलब किसी से भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मैम जैसे ये सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट को ले जाने वाला कौन है, तो उसे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। हिंदी में इसको प्रक्षेपात्र या फिर प्रमोशन यान के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका सही जवाब है PSLV 11। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यौगिक में वैद्युत संयोजन ये बंद है दोस्तों, क्या है, वैद्युत संयोजन बंद है। तो देखो ऑक्सीजन हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा या फिर NaBr हो जाएगा। तो वैद्युत संयोजन बंद का मतलब क्या हो गया, आपका आयनिक बंध। किसकी बात कर रहे हैं, आयनिक बंध। और आपको पता है कि आयनिक बंध कौन बनाता है मैडम, NaCl बनाता है। कौन बनाता है, NaCl। Cl क्या है दोस्तों, हेलोजन। Cl क्या है, हेलोजन। यहाँ पर देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, हेलोजन। तो जो काम हेलोजन करेगा वही काम दूसरा हेलोजन करेगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, NaBr हो जाएगा। जैसे NaCl बॉन्ड बना रहा है वैसे ही NaBr भी बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं मैडम ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना रहा है। फिर ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। O2 बोला है ना, तो दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्योंकि आपको पता है लुइस नामक साइंटिस्ट ने जो है, नहीं मैं अभी बाद में दे दूंगी, लुइस नामक साइंटिस्ट ने जो है वो क्या किया है, लुइस नामक साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई अगर आपके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो जो है इसको क्या कहा जाता है, तो जो है अगर ये शेयरिंग कर रहे हैं, इसने कहा तुम 2 इलेक्ट्रॉनों को अपना समझो, इसने कहा तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉनों को जो है वो अपना समझो, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे बंध को हम लोग जो है वो दोस्तों किस नाम से जानते हैं, सह संयोजक, क्योंकि ये सह संयोजक बनेगा। यहाँ पर भी सह संयोजक बनेगा, यहाँ भी सह संयोजक बनेगा, बट यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, देखिए सोडियम जो है, सोडियम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम चाहता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता हूं तो मेरा बॉन्ड पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास 8 हो जाएगा, और ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसके पास भी 8 हो जाएगा, दोनों का ऑक्टल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये तो इसको देगा और ये ले लेगा, है ना। तो ऐसा बंध जिसके अंदर एक तो देता है और दूसरा लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो ध्यान लगाइएगा और डेली रेगुलर रहोगे बच्चे तो डेफिनेटली श्योर समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कैमरा में शायद सीधा नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको थोड़ा सा यूं कर लेती हूँ ताकि आपकी स्लाइड जो है वो पूरी आ जाए। आंसर कीजिए। जब HCl की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, HCl के 10⁻⁸ मोल को 1 लीटर में मिलाया जाता है। अब ये 10⁻⁸ आप लोगों को जो है वो परेशान करने के लिए दिया है। कॉमन सा बात है कि HCl जो कि क्या है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड को जब वाटर में मिलाएंगे तो मैडम जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक बनेगा, ऑब्वियस है एसिडिक बनेगा। अब एसिडिक बोला है तो उसका पीएच कितना होगा, इतना सा पूछा, ये 10⁸ परेशान करने के लिए। अब यहाँ देखिए एसिडिक बनेगा, अगर आप पीएच स्केल देखेंगे तो यहाँ पे 7 होता है। 7 जो है वो दोस्तों क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 और इस तरह से 14। यहाँ पे देखिए 6 5 4 3 2 1 और 0, ये वाला जो एरिया है मतलब 7 से कम, और 7 से कम पीएच जिसका होता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं दोस्तों, एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 से कम। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं की बात की। दोस्तों ये क्वेश्चन में ना थोड़ा गड़बड़ है, इसको मैं स्किप मार रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हटवाया गया था, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है, अच्छा इसको मैं हटा देती हूँ, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो दोस्तों शेयर करोगे कि नहीं करोगे। मैं क्या कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा मेरी क्लास में एक्सपेरिमेंट करती हूँ। आप कल की क्लास उठा के देखना, आज की क्लास उठा के देखना, बहुत अंतर दिखेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए किए जाते हैं कि बेहतर से बेहतरीन कैसे हुआ जाए, है ना। 0 से 1, 1 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 50 भी होंगे, 50 से 75 भी होंगे, 75 से 80 हो जाएंगे, 80 से मे भी फिर भी 65 हो जाए, 65 से 99, 99 से 100 भी पहुंचेंगे और 100 से 1000 भी पहुंचेंगे। ये कारवा आप और हम मिलकर तय करेंगे। पर ध्यान रखना, जो शुरू से साथ होता है ना इंसान, ध्यान रखना एक चीज़, आप लोग मेरे 0 से साथ हो, और जो शुरू से साथ रहता है ना वो आखिरी तक भी इंसान याद रहता है।
तो आपने, जब मैंने सफ़र यहाँ से विन क्लासेस से चलना शुरू किया तो आप लोग मेरे साथ हो। जब हम हज़ार से 2000, 2000 से 10,000 पहुँच जाएंगे ना, तब भी मुझे आप याद रहोगे। ये है आपकी वैल्यू, ये है आपकी इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो। चलो आंसर कर दो, ज़्यादा इमोशनल नहीं होने का। निम्नलिखित में से कौन जो है वो ऑक्सीजन में डालकर जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अब एसिडिक ऑक्साइड, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एसिडिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करती हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा नॉन मेटल बनाते हैं। कौन बनाते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं। और अगर मैं बेसिक ऑक्साइड की बात करूँ, मतलब कि क्षारीय, है ना, सुनो देखो याद रख लो, क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं ना, सारीय ऑक्साइड, सारीय ऑक्साइड कौन बनाते हैं, सारीय ऑक्साइड जो है वो आपके कौन बनाते हैं दोस्तों, मेटल बनाते हैं, मतलब आपकी धातु बनाती है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, मतलब कि मैडम हमको अधातु ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है हमको, अधातु। हाइड्रोजन जो होता है वो दोस्तों धातु होता है, क्योंकि किस में आ रहा है, एस ब्लॉक के अंदर आ रहा है। सोडियम दोस्तों हेलिना ना आ गया ना, तो दोस्तों ये भी क्या है, आपका धातु है, क्योंकि मैडम एस ब्लॉक में आ रहा है। बेटा मांगे मांगे Mg, मैडम क्या है, ये भी आपकी क्या है, धातु है, और ये भी एस ब्लॉक में आ रही, तो एस ब्लॉक में आने तो सारी धातु है, मतलब कि मैडम ये सारे के सारे क्या बनाएंगे, ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। बट ये जो आपका फास्फोरस है दोस्तों, ये क्या है, फास्फोरस, और ये फास्फोरस जो होता है दोस्तों, ये किस में आ रहा है, 9 नंबर पे आ रहा है, अधातु है, और इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो थम्स अप करना है। और दोस्तों ज्ञान, ज्ञान की एक मैं बात बताती हूँ। ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान कहते एक था यार, शैले शैले ना माणिक्य मोतिक्य ना गजे गजे सावधो ना ही सवत्र चंदन ना बने बने। ये संस्कृत में श्लोक था 6th क्लास में, मुझे 2 ही श्लोक तो याद है बस, है ना, उन्हीं को ही मैं 8 तक लगाई गई, चिपकाई गई, है ना, इसलिए श्लोक में कभी नंबर भी नहीं आए मेरे। अच्छा चलो सुनो, बात क्या है ये सुनो, बात ये कहना चाहती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, एक श्लोक था जिसमें ऐसा था कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। अब मैं अगर तुमको कहती हूँ ना कि बच्चे शेयर करो, है ना, शेयर करो, तुमको लगता है कि मैडम का इसमें प्रॉफिट है, बिल्कुल मैडम का प्रॉफिट है। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक कह रही हूँ कि एक तो लाइक कर दो और एक शेयर कर दो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब सुनो मेरी बात, इससे मुझे क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। अब मोटिवेशन की दूसरी कहानी की तरफ जाते हैं, है ना दोस्तों। जब हम शेयर करते हैं ना, देखो मैं क्या कहती हूँ, ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। इसके पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ। तुम लोग इतने लोग यहाँ पे फालतू की बकवास करते हो, बातें करते हो, पंचायतियाँ करते हो, इससे बढ़िया यहाँ पे ग्रुप स्टडी भी हो सकती है। जब तक मैम नहीं आ रही है, क्लास वेटिंग में चलती है, आज क्या पढ़ा, हम ये बात कर सकते हैं। आपको जो आ रहा है आप वो बात उन्हें बताओ, सामने वाले को जो आ रहा है वो बताएं। दोनों का एक, अगर ईमानदारी से अगर आप विद्या को अर्जित करते हो, अगर आप दान करते हो, मतलब अपने ज्ञान को बताते हो, और आपका ज्ञान कोई और सुनता है तो, या फिर वो आपको बता रहे हैं, तो उससे आपका ही ज्ञान बढ़ेगा, है ना। डजंट मैटर बच्चे कि उसको आ जाएगा, डजंट मैटर, हमें और ज़्यादा आएगा, हम भूलेंगे नहीं, इसमें तुम्हारा भी तो प्रॉफिट है। आप लोग आईडी पासवर्ड आईडी वगैरह एक्सचेंज करते हो कि आपकी आईडी क्या है, ठीक है, बातें करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। वहाँ पर भी अपने नोट्स एक्सचेंज कर सकते हो सकता है कि प्रिया के पास में जो नोट्स है वो काजल के पास नहीं हो, या फिर काजल के पास जो नोट्स है वो प्रिया के पास नहीं हो, जेके के पास जो चीज़ें हैं वो काजल प्रिया के पास नहीं हो। तो इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, अपने स्टडी मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हो, अपना अपना ज्ञान बता सकते हो, मज़ा आएगा यार। और लॉयल्टी के साथ अगर एक दूसरे की मदद करोगे, मज़ा आएगा। किसी विलियन का, और जो ये सोचना मैं नहीं बताऊंगा उसको पता लग जाएगा, वो फिर वो वहीं रह जाते हैं वो आगे कभी भी नहीं बढ़ते, ध्यान रखना। चलो, बोल रहे हैं कि किसी विलयन का जिसमें विद्युत अनअपघटन विलय जो है उसका क्वथनांक है, ठीक है, तो किसी विलयन का जिसमें अनअपघट्य विलय, उसका क्वथनांक जो है क्या होता है। अगर अनअपघट्य है दोस्तों, मिला ही नहीं है, तो उसका क्वथनांक जो है वो क्या रहेगा दोस्तों, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैडम वो मिला ही नहीं है, अनअपघटित हुआ है। अगर अपघटित हो जाता तो कम हो जाता, पर यहाँ पे तो मिक्स हुई है ना चीज़, तो वो क्या होगी, ऑब्वियस है कि क्वथनांक को तो बढ़ाएगी ना। अब देखो निम्न में से कौन सा पाइसीकरण है, इमल्सिफिकेशन है, ऑब्वियस है मैम, साबुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि टेरिलिन बनाई जाती है टेरिफ्लिक अम्ल से, टर्टथेरिक अम्ल से, है ना। अब टर्टथेरिक अम्ल की मैं बात कर रही हूँ, टर्टथेरिक अम्ल के साथ में क्या लिया जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल। क्या लिया जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण, तो मैडम एप्पल किसने खाया था, न्यूटन ने खाया था, तो उन्होंने बताया था।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगों की चाल पूछी है और प्रकाश की चाल पूछी है। तो देखो दोनों का अनुपात आपसे पूछा है ना मैडम, 1 होता है। अब अगर मैं प्रकाश की बात करती हूँ तो प्रकाश जो है वो दोस्तों कौन सी तरंगे आती हैं, आप लोगों को पता है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, है ना। अगर मैं ध्वनि तरंगों की बात करती हूँ तो ध्वनि तरंगे दोस्तों कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंगे कभी भी ध्रुवीकरण नहीं करती है, पोलराइजेशन नहीं करती है। ध्रुवीकरण नहीं करती है, पोलराइजेशन कभी भी नहीं करती है। अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा क्या करती है दोस्तों, ध्रुवीकरण करती है, और यही सिर्फ इसका स्पेशल गुण है, यही जो है इसका स्पेशल गुण है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए जहां पर भी विद्युत क्षेत्र होगा, जहां पर भी मेरे मित्रों विद्युत क्षेत्र होगा, वहां पर डेफिनेटली श्योर है कि मैडम चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही होगा। क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र तो होगा ही होगा। विद्युत जनित्र में विद्युत काम आएगी तो मैडम चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। धारा मापी में धारा काम है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। विद्युत मोटर में विद्युत काम आ रही तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, पर चुंबकीय पुंज तापीय पुंज के अंदर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि मैडम एडीएच का पूरा नाम, एडीएच, अब एडीएच क्या है, एमडीएच नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, एडीएच बोल रहे हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जो कि क्या करता है दोस्तों, ये डाईयूरेटिक लिख देते हैं इसको, है ना, जो कि क्या करता है बेसिकली, जो कि इसका जो रियल काम है वो बेसिकली क्या है दोस्तों, ये जो है यूरिन के लिए काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का भार जो है सबसे ज्यादा कब होता है, वायु में नहीं होता है दोस्तों, जल में नहीं होता है, हीलियम में नहीं होता है, निर्वात में होता है। निर्वात वो चीज है जहां पर कोई माध्यम नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं, कोई माध्यम जो है वो नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन, अब एक बात बताओ, शेयर करने का क्या लोगे, शेयर करने का क्या लोगे, शेयर फटाफट से कर दो दोस्तों, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम समझ गए हो, क्यों बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जितने ज्यादा ज्ञानवान लोग आएंगे उतनी ज्यादा बातें करेंगे। यहाँ पे एक माहौल बनाओ पढ़ाई का, है ना, कि आज हमने क्या पढ़ा, रात की क्लास है और आखिरी में हम कहते हैं ना कि पूरा दिन का जो क्या किया है वो सोचकर ही सोते हैं। तो यहाँ पे आपस में बातें करो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या पढ़ा। तो जैसे कि अगर प्रीति बोल रही है, काजल बोल रही है, जेके जी बोल रहे हैं, प्रवीण जी बोल रहे हैं कि मैंने ये पढ़ा, तो फिर सामने वाला क्वेश्चन पूछ लो उससे, है ना, आपस में अगर बातें करनी है तो। ठीक है, नहीं पढ़ना है तो पढ़ो, है ना। इस तरीके से माहौल बना सकते हो। अपने आईडी तो तुम वैसे भी देते हो एक दूसरे को, तो वहां पर अपने नोट्स एक्सचेंज ये सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हर चीज की एक उम्र होती है, और नीरज मैम हमेशा एक चीज, हर चीज को, क्योंकि हम साइंस से हैं, हर चीज हम ओपनली बोलेंगे, हर चीज की एक उम्र होती है। हम मानते हैं कि इस उम्र में आप लोग भटक भी सकते हैं, पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर जब भी डिस्ट्रैक्ट हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि नीरज मैम ने क्या कहा था कि हर चीज की एक उम्र होती है। ये जो उम्र है, इस उम्र में आप सिर्फ पढ़ाई करो, मेरी बात मानो, क्योंकि पढ़ाई की भी एक उम्र होती है ना, करियर की भी एक उम्र होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो एंजॉयमेंट की भी एक उम्र होती है। ये जो उम्र है, इस उम्र में अगर आप काम कर लेते हो, आज मैं कह रही हूँ 18 साल से लेकर मात्र 25 साल, है ना, 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र में अगर तुम अपने फ्यूचर को अगर इंपॉर्टेंस दे देते हो तो आपका करियर, आपकी लाइफ, आपकी 25 साल से लेकर जब तक जियोगे, अब हो सकता है इन्फिनिटिव, अनंत तक जी लो, है ना, तो ये पूरी लाइफ जो है ना वो आपकी क्या निकल सकती है, बढ़िया निकल सकती है। आपने 0 से लेकर 18 साल की उम्र तक मजे मार लो, मौज कर लो, एंजॉय कर लो, ये भी एंजॉय कर लो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मैडम 7 साल, और 18 भी नहीं ना दोस्तों। अगर 18 साल में भी तुमने एंजॉय कर लिया ना, छोड़ो, तुम तो 20 साल या फिर 21 साल से लेके 25 साल, मतलब मात्र दोस्तों 3 या 4 साल सिर्फ फोकस कर लो अपने फ्यूचर पे। पीछे की लाइफ तो एंजॉय वैसे ही करके आते हैं, ये वाली जो लाइफ है, ये पूरी लाइफ जो है वो बढ़िया निकलेगी। ठीक है, और हर चीज़ की उम्र 25 साल बाद में सब करो, कोई मना नहीं करेगा। अभी तो मना भी करते हैं कि नहीं करते, चलो, है ना। तो क्या रहेगा, साइटोकाइनिन। अगली बात करते हैं एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ। एंटीहिस्टामिन जो है, देखो कुछ नहीं करना बच्चे, इतना बड़ा ना पढ़ना ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं, एलर्जी के लिए काम आती हैं। तो कुछ प्राथमिक चिकित्सा बक्सों, मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जो है मौजूद है, और इन दवाइयों को कब लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों एलर्जी ढूंढ लो। अस्थमा माना कि एलर्जी है, पर एलर्जी प्रॉपर एलर्जी की हम बात नहीं कर रहे हैं। रक्त के थक्का जमाने के लिए नहीं काम आता है। सीने में जलन है तो एंटासिड लेंगे ना, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, परागकण और ज्वर, मतलब कि जो हे फीवर होता है और एलर्जी के लक्षण है, उसको जो है वो कम करने के लिए काम में आती है। अब इतनी सर्दी में एसी चला रखा है भाई, 16 पे कुल्फी जमाएंगे ये हमारी है। चलिए, तो क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पराग
ज्वर के अंदर। अब बात करें धमनी या वेन में जो है रक्त का पीएच जो है वो दोस्तों कितना होता है। अगर रक्त के पीएच की बात करते हैं, धमनियों के अंदर हमेशा दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और शिरा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, तो रक्त के पीएच की बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है या नहीं, क्योंकि देखो हमेशा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समान रहेगा। पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता जो है वो दोस्तों क्या कहलाती है, इसको कार्बन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन स्पेस कहते हैं। निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वैश्विक तापन कौन करेगा दोस्तों, आपका अपना CO2 करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जाति या इसकी समष्टि की अनुवांशिक विविधता को जो है हम लोग क्या कहते हैं। अनुवांशिक विविधता की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसको हम जीन पूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जीन पूल। अब तुम यहाँ पे बोल रहे हो मैडम अनुवांशिक विविधता, तो बच्चे जैव विविधता और अनुवांशिक विविधता में बहुत अंतर है। और अगर मैं आनुवांशिकी की बात करती हूँ और आनुवांशिकी की बात करें तो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम जो है वो कौन करता है दोस्तों, आपके जीन करते हैं। जीन जो है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ डीएनए होता है। डीएनए का सबसे छोटा जो भाग होता है उसको कहते हैं। और देखिए जीन जो है, जीन किसके ऊपर होता है दोस्तों, डीएनए के ऊपर होता है। ठीक है, डीएनए और आपका कौन सा प्रोटीन दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर जो है वो दोस्तों क्या बनाते हैं, आपके क्रोमोजोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, क्रोमोजोम बनाते हैं। और क्रोमोजोम कुछ इस प्रकार के होते हैं, इनके अंदर डीएनए है और यहाँ पर जो है जैसे मोती के अंदर, माला के अंदर मोती पिरे होते हैं ना, वैसे यहाँ पे जीन होते हैं जो कि गुणों का ट्रांसफर करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। आप अपनी मम्मी जैसे दिखते हो, पापा जैसे दिखते हो, दादा जैसे, दादी जैसे, नाना जैसे, नानी जैसे ऐसे दिख पा रहे हो, तो वो किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण दिख पाते हो दोस्तों, डीएनए के, जीन के कारण, क्योंकि जीन में ही गुण लगे हैं, है ना, और वही एक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। मेंडल के नियम का अपवाद, मेंडल ने दोस्तों 3 नियम दिए थे। पहला नियम जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहते हैं, प्रभावितता का नियम कहते हैं। दूसरा देते हैं जिसको पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपवहन का नियम। तीसरा नियम, तो यहाँ पर जो नियम होगा क्योंकि अपवाद स्वरूप है, इसको कहा जाता है सहलग्न प्रभावितता का नियम। अगला बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन जो है वो प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, HTTP जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल रहेगा। और नींबू के अंदर अगर आपने चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो, तो वो कब देते हैं हम लोग, जब हमें डायरिया होता है। जब हमें क्या होता है, डायरिया होता है, क्योंकि वहां पर हमारा जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो आपका लो हो जाता है, और लो वाटर कंसंट्रेशन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए नींबू जो है वो साथ में गुड़ जो है वो आपको दिया जाता है। मिल्क केक नहीं है बच्चे, मिल्क फीवर है। ठीक है, अब नीरज मैम को क्या है कि मिल्क केक कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ठीक है, तो मैं यही कहती हूँ कि जिस दिन तुम कहते हो मैडम हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ मत करो, जिस दिन एग्जाम क्लियर कर लो उस दिन मेरे लिए मिल्क केक ले आना बस। और आपको बता दूं मैं कि आपको जान करके कि आप लोग नए हो, जो पुराने हैं वो पता होगा उनको कि मैं 2 ही चीज़ें कभी नहीं खरीद के खाती। पहला तो है चॉकलेट, मैंने आज तक नहीं खरीदी खुद के लिए। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों मिल्क केक। ठीक है, और दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो देखो जिस दिन सिलेक्शन हो जाए तो चॉकलेट तो मत लाना तुम लोग, ठीक है, बस मिल्क केक ले आना। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है। मुझसे मिलने तो आओगे तुम जब सेलेक्ट होगे, तो बस इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन में बैठकर आपको अपने सपनों को पार करना है। दोस्तों ज़िंदगी एक ही बार मिली है। आप जब पैदा हुए थे आपको कोई नहीं जानता था, ये आपकी गलती नहीं है। पर जब आप मरो और तब भी आपको कोई ना जाने, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है ना। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखो। मैं हर दिन क्लास में कुछ अलग दिखूंगी आपको, है ना। अलग दिखूंगी इन द सेंस दोस्तों, मतलब क्या है, देखो आपको दिख ही नहीं रहा है यार, है ना। अलग दिखूंगी इन द सेंस मतलब ये है कि हर एक दिन आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा, एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे आज आपको मिल रही होगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन जो है वो कार्बन का प्राकृतिक जो है वो सिंक नहीं है। तो देखो समुद्र आपका प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, मृदा प्राकृतिक है, पर क्या प्राकृतिक नहीं है, विघटन तेल भंडार। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो दोस्तों ये किस वर्ष लागू हुआ था, 1974 के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्षारीय धातुओं का गुण क्या है। तो क्षारीय धातु, अब देखो धातु देखो ना बच्चे, और धातुओं का गुण जो है वो क्या होती है, धातुएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज की होती है। कैसे पता लगा, सोडियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम होता है ना, हाँ पोटेशियम पॉजिटिव,
बेरिलियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम +2। तो दोस्तों ये सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो है वो क्या करती हैं दोस्तों, बॉन्ड त्यागती हैं, तभी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो तापमान की बात नहीं करेंगे, तापमान की बात नहीं करेंगे, प्राप्त नहीं करती हैं, त्यागती हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब हो गया बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो बात समझने की कोशिश करो, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब मैं कहूंगी कि ऊष्मा ऊर्जा जो है वो क्या होगी? रिलीज होगी। ऊपर एरो का मार्क लगाते ना, मतलब रिलीज हो रही है। यहाँ देखिए माइनस में आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया है? रिलीज हो रही है। 94.5 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, बता रहा है अगला, खुद बता रहा है ना। इसको इक्वेशन कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया गुणांक, जिसमें हमको पूरी रिएक्शन पता लगती है। यहाँ देखिए इसमें तो मैडम जुड़ रही है, इसमें तो जुड़ रही है। देखिए हमेशा जो है रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, अभिकारक जब R1 हो गया, मान लो R2 हो गया, इसने बनाया दोस्तों प्रोडक्ट, है ना। अगर प्रोडक्ट में कोई लिखा होता है, अगर कोई यूनिट है ना, तो वो तो एक्सोथर्मिक कहलाएगी। और इस रिएक्टेंट में ही अगर कोई जुड़ जाती है यूनिट तो वो एंडोथर्मिक कहलाएगी, मतलब ऊष्मा अवशोषित होगी। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 के दशक में किसने विकसित किया था? तो मोटो लैब्स ने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं, और IBM ने भी जो है दोस्तों नहीं किया था। यहाँ पर क्या रहेगा? बेल लैब्स रहेगा। किसने किया था? बेल लैब्स ने कहा था। देखो मैं कह रही हूँ कि मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे और बिल्कुल जो है रिएक्शन करने वाले होंगे, बढ़िया से कर दीजिए, मतलब कि आप बेसिक से क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली मैं कहूँ तो हाइड्रोजन के +1 ऑक्सीकरण अवस्था में बना होता है, तो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी बनी होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आंसर करो भाई। हाँ जी, आंसर कर दो फटाफट से, क्या रहेगा भाई? अब देखो रात बहुत हो गई है, वक्त थोड़ा जल्दी जल्दी हमको निकालना पड़ेगा। देखिए हमेशा जब भी आणविक फॉर्म में होते हैं ना, तो दोस्तों ये 0 होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। पर NH3 के अंदर हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है? पॉजिटिव फॉर्म में होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो अधातु है, और अधातु है तो नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन इसमें धातु है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें लघु दिन वाला जो है पौधा कौन सा है? लघु दिन वाला पौधा कौन सा है? एविना है, कुकुमिस है, या फिर जो है दोस्तों आपका अपना क्या है भाई? मैसेज करो फटाफट से, जेंथियम होगा या फिर पाइसम होगा। तो दोस्तों लघु दिन वाला पौधा जो है वो कौन सा हो जाएगा? आपका जेंथियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इमल्सिफिकेशन, वसा का पाचन जो है वो किससे होता है? तो दोस्तों वसा का पाचन किससे होता है? पित्तलवण से होता है। किससे होता है? पित्तलवण ना, बाइल जूस जिसको हम बोल रहे हैं, बाइल साल्ट भी बोल सकते हैं। तो किससे होता है यहाँ पे दोस्तों? क्या रहेगा? बाइल जूस से हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक सेकंड रुको, पाचन होता है ना बच्चे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं, पित्त वो तो बाइल जूस होता है, पित्त लवण नहीं। यहाँ पे लाइपेज रहेगा। क्या रहेगा? लाइपेज, क्योंकि लाइपेज जो है वो फैट को जो है वो क्या करता है? जटिल फैट को जो है, फैट इन द सेंस की वसा, जैसे जटिल वसा को जो है वो सरल वसा के अंदर तोड़ देता है। समझ में आ गया? मैसेज कर दीजिए कि हाँ जी मैम समझ में आ रहा है, और क्लास को रेगुलर रखना है। अब तुम्हें लगता नहीं कि यार नींद आ रही है, क्योंकि मैं भी कितना स्लो पढ़ा रही हूँ, हमेशा मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा सा कॉपरेट है ना। आज तबीयत का थोड़ा सा ऐसा ही है। दूरदर्शन रिसीवर में जो है आवाज़ होती है, दूरदर्शन रिसीवर में जो है दोस्तों आवाज़ जो है वो कैसी होती है? ऑब्वियस है मैडम, रिसीवर में जब आवाज़ होगी तो मॉड्यूलेटर होगी। कैसी होगी? और वो भी कौन सी मॉड्यूलेटर होगी दोस्तों? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर होगी। निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार जो है किसकी बात कर रहे हैं? कमर्शियल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का जो है उदाहरण कौन सा है? तो किसकी बात करें? व्यावसायिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। और दोस्तों व्यावसायिक डिसऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा? एंथ्रेसिस नहीं होता है, बॉल्टुज्म नहीं होता है, वात स्फीति तो बिल्कुल नहीं, सिलिकमयता मतलब सिलिकोसिस जिसको हम कहते हैं। क्या रहेगा? सिलिकोसिस यहाँ पर आंसर रहेगा। अब बात कर रहे हैं पीसी को छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं, क्या कहते हैं? बूट प्रोग्रामिंग, मेन प्रोग्रामिंग, या फिर दोस्तों शाखा कहा जाता है, या फिर सब रूटीन कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? बूट प्रोग्राम, बूट ही लिखा ना मैंने, हाँ बूट प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फीमर तथा टीबिया फेब्यूला। अब देखो फीमर की बात करते हैं, तो फीमर को समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये जो है ये आपकी हिप बोन हो गई, इसको थोड़ा ठीक से बना देती हूँ। ये देखिए आपकी हिप बोन को जिस प्रकार की होती है, यहाँ पर प्यूबिक आर्च होता है जहाँ से ये दोनों कॉक्सियल जुड़ी हुई होती हैं, इनमें जो है ऐसी कंडराओं जैसी संरचना होती है, और इसके अंदर आपकी क्या जुड़ी होती है दोस्तों? इस तरीके से बॉल की तरह की स्ट्रक्चर होती है। देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ना, और यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसा होता है, ये बॉन्ड है ना, ये
ये बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, तो इसके अंदर घुस जाती है। तो ये तो आपकी क्या हो गई दोस्तों, फीमर हो गई। ये आपका पेटेला हो गया, जिसको घुटना कहते हैं, इस तरह का आपका होता है ना। और यहाँ पर आपकी टिबिया होती है और यहाँ पर आपकी फेब्यूला होती है, ठीक है। तो ये टिबिया फेब्यूला है, तो बोल रहे हैं कि ये वाला जो जॉइंट है, ये जो है वो कौन सा जॉइंट जो है वो होता है। तो देखिए यहाँ पे फीमर की बात करें ना, आपको ध्यान रखना है कब्जा संधि होती है। कौन सी होती है दोस्तों, कब्जा संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपूर्णता पारदर्शी पदार्थ, किसकी बात कर रहे हैं, अपूर्णता पारदर्शी जो है वो पदार्थ की बात की जा रही है। निर्वात में अदृश्य होता है, अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखिए अपूर्णता पारदर्शी पदार्थ की अगर मैं अपवर्तनांक की बात करती हूँ तो कितना रहता है दोस्तों, 1 रहता है। 2 इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लाने के समुदाय में वैद्युत शक्ति जो है क्या होगी, देखो ये तुम हो और ये कोई भी है, ठीक है ना। तो देखो ये कोई भी, अब मतलब कोई भी दो लोगों के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो देखो पहले वो दूर दूर है तो इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बॉन्ड तभी बनेगा जब ये हमेशा अपनी अपनी नकारात्मक चीज़ों को त्यागेंगे, है ना, और फिर एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है। तभी जो है एक बंध बन सकता है, तभी एक जीवन इंसान का चल सकता है। ऐसा ही होता है ना भाई, थोड़ा आप कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा सामने वाला कोऑपरेट करेगा, थोड़ा त्याग आप करेंगे, थोड़ा सामने वाला त्याग करेगा। तो मतलब हम लोगों ने क्या किया, हमारी जितनी भी एनर्जी थी उस एनर्जी को, बॉन्ड हमेशा तभी बनता है जब आप सामने वाले के लिए समर्पण का भाव रखते हैं। समर्पण का भाव कब रखेंगे, जब आप जो है अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जितनी भी मेंटालिटी है, अपना ईगो है, उस सबको हटाओगे। यही होता है ना, यहाँ पर भी यही सेम है कि भाई जब भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर पास में आना चाह रहे हैं तो ये पहले अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। और देखो ये सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, ये सार्वत्रिक है, ये विधि का विधान है, सृष्टि भी इसी तरीके से चलती है। तो फिर तो आपको भी चलना पड़ेगा। अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो आपको जैसा सृष्टि चल रही है वैसे ही जो है वो आपको चलना पड़ेगा। अब ये नहीं कहना मैडम सृष्टि कौन है, सृष्टि मतलब कि अर्थ की बात कर रही हूँ, है ना, यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। इन्होंने अपनी ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, घटेगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर घटेगी। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगी, घटेगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कैथोड किरण जो है विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है और विद्युत क्षेत्र में इसका मार्ग जो है वो कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र में इसका मार्ग जो है वो कैसा होता है। तो देखो ध्यान रखना कैसा होता है दोस्तों, परवलयाकार होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अवरक्त किरणों के बारे में। किसके बारे में पूछा जा रहा है, अवरक्त किरणों के बारे में। तो अवरक्त किरणें जो है, इंफ्रारेड रेज जो है कि तरंग दैर्घ्य की कोटि जो है वो कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ भाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए अवरक्त इंफ्रारेड की अगर बात करते हैं तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है बेसिकली वो कितनी रहती है, 10,000 आर्मस्ट्रॉन। यू नो वेरी वेल व्हाट द real capacity of Armstrong. Armstrong is like 10 raised to power minus 10 meter. What is 10 raised to power minus 10 meter? Okay, got it. चलिए तो क्या रहेगा 10 raised to power, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कोई सॉरी तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कोई इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वेग और ऊर्जा जो है वो उसकी क्या रहती है दोस्तों, नियत रहती है, इक्वल रहती है। अगला क्वेश्चन है कि नेटवियर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें विकसित किया गया है। तो नेटवियर के अंदर क्या विकसित किया गया है दोस्तों, नॉवेल विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है, नॉवेल विकसित किया गया है। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी दोस्तों, लिथियम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है, सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी। इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी क्योंकि लिथियम दोस्तों 3 नंबर पे आती है, मैग्नीशियम मैडम 12 नंबर पे आता है, कैल्शियम 20 नंबर पे और सोडियम 11 नंबर पे। तो सबसे हल्की कौन सी हो गई, लिथियम हो गई। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है वो दोस्तों क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक के भी बीच में जो है दोस्तों एफ ब्लॉक है, जिसको हमने नीचे की तरफ रखा हुआ है। तो यहाँ पर तो दोस्तों मेटल है, यहाँ पर भी मेटल है और यहाँ पर दोस्तों मेटल नॉन मेटल और यहाँ पर तो नॉन मेटल है ना। तो इस तरफ से तो कम हो रहा है ना, तो समझ में आ गया, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, है ना, बाएं से दाएं जाने पर कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के विकास में किसका नाम सम्मिलित है। तो मैम लोथरमेयर नहीं होगा, क्या लोथरमेयर नहीं होंगे, थॉमसन बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यूलैंड तो बिल्कुल नहीं होंगे, मोस्ले, और मोस्ले का पूरा नाम क्या है दोस्तों हेनरी मोस्ले, ठीक है। क्या रहेगा, कभी मोस्ले लिखा होता है, कभी मोस्ले लिखा होता है, ठीक है। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है धातु कर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, म्यूटिलरी की बात कर रहे हैं। ओके चलिए आंसर कर दीजिए, धातु कर्म की बात करते हैं और धातु कर्म के अंदर क्या हुआ,
धातु कर्म एक प्रक्रिया है जिसके अंदर अयस्क के सांद्रण की प्रक्रिया नहीं है, अयस्क से धातु को निष्कर्षित करना है। देखिए बॉक्साइड हो गया, एल्यूमिनाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब अयस्क होते हैं। इनके अंदर से हमको एल्यूमिनियम निकालना है, मैग्नीशियम निकालना है, आयरन निकालना है। समझ में आ रहा है? तो अयस्क से धातु के निर्धारण की प्रक्रिया। पौधों में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो का नियंत्रण जो है वो कौन करता है? किसकी बात करें? बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण कौन करेगा? फाइटोक्रोम नहीं, फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम दोनों करेंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या रहेगा? सी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आईपी एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, तो आप नोटिस करो कि क्वेश्चन बच्चे रिपीट हो रहे हैं, और रिपीट हो रहे हैं मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए में ध्यान देते हैं कि कितने लोग जो है वो क्लास के अंदर ध्यान देते हैं और कितने लोग जो है वो क्लास के अंदर ध्यान नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक किसकी बात करें? स्केलेटल में पाए जाने स्कल, अच्छा स्कल की बात करें, स्कल में पाए जाने वाली अस्थियों की संख्या की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? स्कल के अंदर अस्थियों की संख्या जो है वो कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्कल के अंदर किसकी बात करें दोस्तों? स्कल। अब बता दीजिए स्कल के अंदर कितनी पाई जाती हैं भाई? कितनी पाई जाती हैं? तो स्कल की बात करें अगर तो बताओ भाई 26 होगी, 28 होगी, 107, तो 107 तो बहुत ज़्यादा हो गई। कितनी पाई जाएगी दोस्तों? आंसर करो फटाफट से। अब देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। स्कल की बात करते हैं, देखो ये तुम्हारा जो है फेस है, यहाँ पे जो आपकी फेशियल बोन है, यहाँ पे जो आपकी फेशियल बोन है, फेशियल बोन टोटल कितनी होती है दोस्तों? 14 होती है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा इसमें आपका तुम्हारी जो है क्या आ जाएगी? ब्रेन की बोन भी आ जाएगी, है ना, ब्रेन वाली बोन भी आ जाएगी। तो ब्रेन बोन कितनी है दोस्तों? तुम्हारी 8 है ना। 3 तुम्हारे इस कान में, 3 तुम्हारे इस कान में, मतलब 6 तुम्हारी ईयर बोन हो गई, और 1 हायोइड होती है जो कि आपकी गले की हड्डी होती है, वो हो गई। तो टोटल काउंट कर लो 29 हो गई क्या? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। समझ में आया? जिसमें कान आ गई, गले की हड्डी आ गई, 8 ये आ गई, 14 फेशियल बोन आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरित विकास मतलब ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन थे? है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। JM बैड्रेशु थे, M निकोलसन थे, RH व्हीटकर थे। तो कौन रहेगा दोस्तों यहाँ पे? फटाफट से आंसर करिए। हाँ जी दोस्तों ध्यान रखना, WM एंडरसन थे। कौन थे? WM एंडरसन। चलिए, जैव विविधता जो है वो किस पर निर्भर करती है? क्या जलवायु पर निर्भर करेगी या तापमान पर निर्भर करेगी? बताओ भाई किस पर निर्भर करेगी? तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करते हैं, बेसिकली हर चीज पर निर्भर करेगी, जलवायु पे, तापमान पे, आर्द्रता पे, मतलब कि ऑल ऑफ दिस यहाँ पर रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो है वो किसे निर्देशित करती हैं? तो धातुओं के मेटेलॉइड गुण को करती हैं। बताओ भाई किसको निर्भर करेंगी? फटाफट से बता दीजिए। देखो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं तो बात करें तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती हैं। देखो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का मतलब क्या होता है? याद करो, देखो यहाँ पर S व्लॉग होता है, यहाँ पर P व्लॉग होता है। P व्लॉग जो है वो 13 से 18 में शुरू होता है, और यहाँ से होता है बोले शिव आज तेरी आत्मा। मतलब कि ये जो चीज़ है दोस्तों, ये वाली यहाँ पर जितने भी जो एलिमेंट आते हैं उनमें हम लोग कहते हैं उपधातु, है ना। ये कहाँ पर है? भोले, ठीक है, यहाँ पे पोलोनियम आ जाता है। ठीक है, तो ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इसके इधर जितने भी आती हैं वो सारी की सारी अधातु होती हैं, और इसके इधर जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? मेटल होती हैं। तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग कर रही हैं? ये अधातुओं को धातुओं से अलग कर रही हैं। समझ में आए कि नहीं आए? किससे अलग कर रही है? अधातुओं को धातु से अलग कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि डीएनए को किससे अंतः पात्र मतलब टेस्ट ट्यूब में बनाया गया? तो डीएनए को किसने जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कौन रहेगा? ऑर्थर कॉर्नोबर्ग रहेंगे। कौन रहेंगे? ऑर्थर कॉर्नोबर्ग रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर जो है वो क्या होता है? बताओ भाई क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या फिर सेक्रेटरी होता है, मानव मस्तिष्क होता है, या फिर, अब देखो दोस्तों एक बार शेयर जरूर से कर दीजिएगा। वेटवेयर का मतलब होता है दोस्तों मानव मस्तिष्क। अब बात कर रहे हैं वजन क्या है, फटाफट से बता दिए वजन क्या होता है। वजन केवल कमानित तराजू से ही स्थिर होता है, या फिर जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित होती है, बेसिकली यही होता है वजन, है ना। क्या होता है? वेट, जिस बल के साथ में पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जो है आकर्षित होती है, उसी को ही हम लोग जो है वो दोस्तों क्या कहते हैं? यहाँ पे वजन के नाम से जो है वो जानते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी है? सबसे बड़ी पादप कोशिका की बात कर रहे हैं। बताओ भाई सबसे बड़ी पादप कोशिका जो है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी पादप कोशिका जो है वो बिल्कुल कार्पेलो है। पुरुषों के अंदर सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ा अंडा जो है वो दोस्तों शत्रुमुर्ग का होता है, मतलब 1,
फिर 4, फिर 2 और 3, 1 4 2 3, मतलब सी यहाँ पर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। चलिए लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो दोनों और जो है वो कैसी होती है, तो देखो दोस्तों आरबीसी की बात की जा रही है यहाँ पे। किसकी बात की जा रही है, आरबीसी की बात की जा रही है। और आरबीसी की अगर मैं बात करती हूँ तो रेड ब्लड सेल हो जाएगा। और रेड ब्लड सेल जो है वो दोनों पृष्ठ पर कैसी पाई जाती हैं, अवतल पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती है, अवतल पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें रहेंगी दोस्तों। बोला जा रहा है कि कौन सा जो है वो बहुलक नहीं है, नहीं है की बात की जाए दोस्तों। प्रोटीन नहीं है, रुई नहीं है। रुई के अंदर दोस्तों सेल्यूलोज है। क्या है दोस्तों, सेल्यूलोज, तो ये तो होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टार्च की, तो स्टार्च नहीं होगा। घी की बात करते हैं, घी के अंदर फैट है। बताओ भाई क्या रहेगा, कौन सा बहुलक जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। जल्दी से आंसर करेंगे कौन सा जो है वो यहाँ पर बहुलक नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन खुद अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। स्टार्च की बात करें मैम ग्लूकोज हो जाएगा। पर घी की बात करें फैट, फैट इज नॉट पॉलीमर। तो यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये जवाब जो है फैट हो जाएगा, घी। अगली बात करते हैं दूध को किस विधि से जो है वो क्या किया जाता है, होमोजेनिस किया जाता है, मतलब कि एक रूप किया जाता है। थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे, वसा हटा देंगे, या फिर वसा कणों के जो है सेंट्रीफ्यूगल की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, या फिर जो है वो दोस्तों क्या किया जाता है, या फिर उबाला जाता है। तो देखो एक जैसा करना है, मतलब वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से जो है वो सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। और इसी को ही हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एक रूप होना कहते हैं किसका, दूध का। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इस क्लास के अंदर आप लोगों की 65 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। शांति से पढ़ोगे तो बढ़िया लगेगी, है ना। और अगर ऐसे ही मस्ती के मूड में पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि तुमको नींद आएगी फिर, है ना। टाइम भी हो चुका है, 12 भी बज चुकी है। अब 12 बज चुके हैं, फटाफट से क्लास को खत्म कर देनी है। लाइक करना है क्लास को, और अच्छी लगी है तो कल अपने दोस्तों के साथ आना है। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पर अपन मिल रहे हैं कल सुबह 11 बजे। कितनी बजे मिल रहे हैं यहाँ पे, सुबह 11 बजे मिलेंगे दोस्तों। और 11 बजे वही सुबह 11 एक गोली लेनी है, शाम रात में 11 जो है वो कैप्सूल लेके सोना है। बस ये 2 दिन 2 टाइम अपनी क्लास होती है, और क्वेश्चंस बहुत बढ़िया। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, थैंक यू।